हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के हमारे इकोनॉमी के पीवाईक्यूज और ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे जो भी हमारे यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस आए हैं या फिर जो हमारे दो से ज़्यादा टॉपिक से मिक्स करके जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं पिछले 5 साल के जो भी हमारे इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज का। इसके साथ हमारा जो इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू का सेशंस है यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 पार्ट बना चुका हूँ इकोनॉमिक्स के। अगर आपने एक भी नहीं देख रखा है, साथ ही साथ इससे पहले जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज करे हैं, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, हमने सबके यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज हमने यहाँ पे सॉल्व करे हुए हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखा है तो मैंने आप एक ही यहाँ पे प्ले में सीक्वेंस वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे आपको वीडियो अपलोड कर रखा है। आप इजीली वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, तो इससे हमारी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। साथ ही साथ सेकंड चीज़ यहाँ पे वो मेन है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंड मोमेंट पे आप यहाँ पे वीडियोस नहीं देखोगे, पीडीएफ ही देखोगे, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ही यहाँ पे ये सारी पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, एंड नाउ अगर आप प्लीज़ पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पे आप जो है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुंच पाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज चल रही है और ये वीडियो भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, या कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। नाउ हम यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा सीडीएस 2022 में जो हमारा फर्स्ट सीडीएस हुआ है वहाँ पे उस पर्टिकुलर पेपर में आपका ये क्वेश्चन है। तो देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे सिर्फ को आपको बस आप सोच सकते हो यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लगाना है। तो देखो आपसे क्या बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो बेसिक आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए इन चारों में से क्या चीज सबसे कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन होने वाला है, वो है आपका आपका यहाँ पे लैंड। ठीक है, अब देखो लैंड क्यों कम है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप एक होटल बना रहे हो। ठीक है, अब आपने एक पर्टिकुलर एरिया बाय कर लिया, उस पे होटल बनाया। अब वो जो होटल है वो यहाँ पे मल्टीपल फ्लोर्स का हो सकता है, राइट। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप उसी को यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सपेंड करते जा रहे हो। ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लोर्स ऐड करते जा रहे हो। वहीं पे अगर आप देखोगे लेबर के लिए, अगर आप जितना बड़ा होटल करोगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे क्या लगेगा, लेबर लगेगा। ठीक है, सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे कैपिटल भी दे रखा है कि जितना ज़्यादा आप बड़ा होटल करोगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा जब भी हम यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। फिर लास्ट में आपको दे रखा है रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे बहुत सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल जैसे आपके हो गया सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब। तो यहाँ पे एसी हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे रॉ मटेरियल। और ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ऊपर बढ़ाओगे होटल को तो आपको ये सब भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लैंड हमें पता चल रहा है कि उसको सबसे कम क्वांटिटी में चाहिए अपने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन आपका सेम ही पेपर का है और ये भी आपका लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। ठीक है, मनी इन हैंड रिक्वायर्ड एट द एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये जो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे ये किस टर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, किस पर्टिकुलर कैपिटल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब देखो जैसे ह्यूमन कैपिटल आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या होता है, कोई भी आप वर्कर ले रहे हो, ठीक है, तो वर्कर का एक्सपीरियंस हो गया, स्किल हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की, तो फिक्स कैपिटल आपका क्या हो गया, जो भी आप यहाँ के आपके पास जो एसेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको प्रोडक्शन करना है, तो उस टाइम पे आपके पास जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी मशीनरी है, तो उस टाइम पे आप जो प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है, एसेट्स जो है आपके, वो आपके का आएगा, वो आपका आएगा फिक्स्ड कैपिटल में। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। फिर अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे दे रखी है वो है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली आपका यहाँ पे बिजनेसेस के केस में हम लोग देखने को मिलता है, जहाँ पे डे टू डे एक्सपेंसेस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग डे टू डे एक्सपेंसेस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी हो गया कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया, आपकी कितनी इन्वेंटरी बची है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या कैश है अभी आपके पास, क्या आपके पास अकाउंट पेबल्स है, ठीक है, क्या ही आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स है, मतलब आपके पास कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा आपका गया।
ठीक है, शॉर्ट टर्म डेब्ट कितनी है, तो ये सब आपका किस में आता है, ये सब आता है आपका वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। तो डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है आपका यहाँ पे क्या, वर्किंग कैपिटल, ठीक। फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके फिजिकल कैपिटल की, तो फिजिकल कैपिटल जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स में ही देखा है कि टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे फिजिकल कैपिटल है उस पर्टिकुलर चीज़ के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि टूल्स एंड मशीन्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपने यहाँ पे जनरेटर्स देखे हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स देखे हैं, और मशीन्स में आपने देख रखा होगा, बिल्डिंग्स देख रखी है, टूल्स वगैरह, तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये आपका फिक्स कैपिटल के अंदर भी आता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हम बात करें टूल्स कैपिटल्स यहाँ पे मशीन्स एंड बिल्डिंग्स की, और ये आपका यहाँ पे फिजिकल कैपिटल के अंदर भी आता है, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये दोनों, ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, टूल्स, मशीन और बिल्डिंग, ये आपकी यहाँ पे फिक्स के अंदर भी आती है, फिजिकल के अंदर भी आती है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड जो है आपका, ये आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वो डे टू डे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपका आता है यहाँ पे वर्किंग, जो हमारा वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर, ठीक है। पर यहाँ पे आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो टूल्स, मशीन और बिल्डिंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, फिजिकल कैपिटल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। और ये सारे जो आपके एग्जांपल्स हैं ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। पर जो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर यहाँ पे मान लो सिर्फ इतना ही एग्जांपल देता टूल, मशीन, बिल्डिंग, तो हम लोग मार्क कर देते फिक्स कैपिटल, या फिर देता सिर्फ मनी इन हैंड और रॉ मटेरियल, तो हम मार्क कर देते वर्किंग कैपिटल। पर इन्होंने यहाँ पे पूरे एग्जांपल्स दिए, तो ये सारे सब कुछ आपका यहाँ पे फिजिकल कैपिटल में आते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछा है एफडीआई के बारे में, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफडीआई। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक बाय एक के बाद एक हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है अ फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एफडीआई में काउंट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि हर एक चीज़ की यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन है। आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद जाके आप शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। वही सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, फॉरेन मर्चेंट बैंकर बाइंग शेयर्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ये भी आपका एफडीआई में नहीं काउंट होगा। पर अगर आप मान लो यहाँ पे जैसे आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाते हो, तो उस केस में आपका ये एफडीआई में काउंट होगा, ठीक है। उस केस में यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि कैसे, हम यहाँ पे क्या वैल्यू आप बताई जा रही है, तो इसलिए हम लोग रॉन्ग मान के ही चलेंगे, ठीक है। अब बी में आपको यहाँ पे बोल रहा है कि फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आपका एग्जाम्पल है कैनेडा, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, आपको याद रखनी है। जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे कनाडा ने अपने पेंशन जो उनका फंड है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट हमें हमारे स्टॉक मार्केट में कर रखी है इंडिया में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि कनाडा बहुत ज़्यादा उल्टा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं इंडिया के बारे में। पर तब भी यहाँ पे अगर उनको पेंशन देनी होती है, तो वहाँ पे उनकी जो ग्रो हो रही है पेंशन, मतलब आप बोल लो अमाउंट जो उनका ग्रो हो रहा है पेंशन फंड का, वो इंडिया से ही ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है कनाडा। नाउ डी जो ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, अ फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो यही आपका क्या करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। और डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और इसी को हम लोग एफडीआई यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एफडीआई बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी करती है एक पर्टिकुलर कंट्री में, उनके बिजनेस इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ही बात हो, ठीक है। हो सकता है अपना हेडक्वार्टर बना दे या कोई अपनी बिल्डिंग बना दे, ठीक है। जैसे हम आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे ऑफिसेज हैं, ठीक है। वही सेम आपके गूगल के इतने सारे ऑफिसेज हैं, अमेजोन के ऑफिसेज हैं। तो वो बिल्डिंग भी जो बना रहे हैं वो आपका एफडीआई में ही काउंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है डी करेक्ट। ना हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी आपका लॉजिक बेस्ड है। यहाँ पे आपसे बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ प्योर वॉलेंटरी एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी, ठीक है। तो देखो वॉलेंटरी एक्सचेंज मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वो खुद से ले रहे हैं, ठीक है, खुद से डिसीजन ले रहे हैं, खुद से ही ट्रेड कर रहे हैं आपस में, ठीक है। कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको इन्हीं से ही लेना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर मेटल है, मान लो आप स्टील ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी उसको फोर्स नहीं कर रही है कि आपको स्टील सिर्फ इसी कंपनी से ही लेनी है, ठीक है। मार्केट में जितनी कंपनी है उनमें से कोई भी कंपनी से वो ले सकता है। तो यहाँ पे वॉलेंट्री एक्सचेंज मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि जब भी यहाँ पे फ्रीली ट्रेड होता है,
तो दोनों ही पार्टीज़ को क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? मतलब कि दोनों को ही यहाँ पे क्या होगा गेन होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है कि दोनों के लिए यहाँ पे विन-विन सिचुएशन है और दोनों के लिए यहाँ पे गेन होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वापस से आपसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट कॉज़ ऑफ इंसिडेंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ फीमेल पर्सन इन इंडिया, ठीक है? मतलब आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको ये जो 4 रीज़न दिए इनमें से कौन-सा रीज़न सबसे ज़्यादा यहाँ पे सही है, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं माइग्रेशन ऑफ फीमेल्स की, ठीक है? तो देखो आपको सबको पता है यहाँ पे जब भी मैरिज होती है तो आपकी यहाँ पे जो फीमेल होती है वो अपने घर से जो अपना उनका नया घर होता है वहाँ पे आती है, तो वो भी आपका एक टाइप का क्या है आपका एक माइग्रेशन है, ठीक है? जो आप पुराने घर से नए घर में आ रहे हो, तो आप यहाँ पे जगह चेंज कर रहे हो तो ये भी आपका क्या होता है माइग्रेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको यहाँ पे चांसेस देखने को मिलेगा यहाँ पे मैरिज में, क्योंकि बिजनेस के लिए हो सकता है कि उनको यहाँ पे चेंज ना करना पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ पे घर से ही चला सकते हो। दूसरी चीज़ एजुकेशन के लिए आप मान लो यहाँ पे अगर होम ट्यूटर हो तो उस केस में आपका नहीं होगा। फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है वर्किंग फ्रॉम होम हो रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो फ़ैमिलियर है वो यहाँ पे है मैरिज के केस में, जहाँ पे फीमेल जो पर्सन्स है, ठीक है? जो फीमेल्स हैं आप ऐसे समझ लो कि जो फीमेल्स है वो सबका सबसे ज़्यादा उनका जो माइग्रेशन होता है वो मैरिजेस की वजह से ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज और आर करेक्ट, ठीक है? तो देखो पहला आपको दे रखा है कि इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2018, तो ये आपका गलत है। 2014 में आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ था, ठीक है? तो ये तो होगा हो गया आपका यहाँ पे गलत। अब सेकंड आपको दे रखा है कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फोस्टर इनोवेशन, ये आपका एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो बेसिकली यहाँ पे इनोवेशन को सबसे पहली प्रायोरिटी आपको यहाँ पे दी है। जब भी आपका कोई प्रोडक्ट बने तो उसके जितने भी फेजेज है, चाहे वो डिज़ाइन फेज़ हो, मैन्युफैक्चरिंग फेज़ हो, ठीक है, प्रोडक्शन फेज़ हो, कुछ भी फेज़ हो, आपका कंप्लीट इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है? तो इनोवेशन की भी यहाँ पे बात की गई है और यहाँ पे उसको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। और इसी सब की वजह से जो इनका हमें अभी देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया के पास, वो भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ जो है याद रखनी है, यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है? अब अगली चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है इसकी पर्टिकुलर चीज़ की यहाँ पे मिनिस्ट्री, और ये आपका यहाँ पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपकी यहाँ पे ये मिनिस्ट्री है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ की, तो यहाँ पे इसका एम है कि ये जीडीपी कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर पाए, ठीक है? इस पर्टिकुलर चीज़ में जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो यहाँ पे इस मिनिस्ट्री का यहाँ पे आप बोल सकते हो एम है कि वो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के साथ जीडीपी में हमारा यहाँ पे 16 से 25% तक कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे याद रखने की कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है? कितना कर पाए? 16 से 25% तक, ठीक है? जीडीपी में। तो ये क्या है इनका ये एम है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ बाकी आपको पता है कि 2014 में हुआ था, इनोवेशन से रिलेटेड है, डिज़ाइन सब सारा चीज़ हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो इंडिया में ही होना चाहिए, मेक इन इंडिया हमारा प्रोग्राम है, ठीक है? या इनिशिएटिव आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद हमें ये भी देखने को मिला था, ठीक है? एक चीज़ और याद रख लेना, जो आपका यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेसेस जो आपकी रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड बैंक, ठीक है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेसेस, ठीक है? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रैंकिंग में भी, इस रिपोर्ट की रैंकिंग में भी इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेसेस स्टार्ट करने का या फिर आप बोल सकते हो नए नए हमें इंटरप्रेन्योर्स मिल रहे थे, ठीक है? तो यहाँ से ये चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो आपका आंसर है बी, और बाकी भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन हिज बुक, ठीक है, दी मैनेजरियल रिवोल्यूशन, ठीक है? तो आपको बताना है कि कौन से ने यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से किसने आपको ये बुक पर्टिकुलर बुक लिखी है, जहाँ पे इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं, ठीक है? अभी आप ये भी पढ़ सकते हो, वरना सीधे सीधे आप यहाँ पे बुक का आंसर देखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जेम्स बुरहम, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि जो मैनेजरियल क्लास होती है वो यहाँ पे हर एक चीज़ में डोमिनेट करती है, चाहे वो यहाँ पे कैपिटलिज्म हो या फिर कम्युनिटिस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस चीज़ में भी, ठीक है? फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एक और जो आपकी यहाँ पे बुक है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे लिखी है रॉबर्ट रॉबर्ट माइकल्स ने, ठीक है? जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो रॉबर्ट माइकल ने यहाँ पे कौन सी बुक लिखी है, तो वो यहाँ पे लिखी है इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो इन्होंने यहाँ पे लिखी है, और ये बेसिकली आपको यहाँ पे बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी सॉर्ट ऑफ है, ठीक है? पर आपको यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, तो यहाँ पे इस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है? यहाँ पे बस आप बुक्स देख लो, वही आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा वो कॉन्सेप्ट ही, ठीक है?
तो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर चीज़ का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, द इंटरप्ले बिटवीन इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे पहले भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पहले भी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे बेसिक इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको यहाँ पे प्राइस बताने हो किसी भी कमोडिटी के, मतलब किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विस के, तो आप यहाँ पे डिमांड देखते हो उसकी और साथ ही साथ उसका सप्लाई देखते हो। ठीक है, तो उसी की वजह से आप यहाँ पे क्या बता पाते हो, उसके प्राइस बता पाते हो। और हमने इससे पहले भी हमने यहाँ पे अच्छे से बात करी है बायर से रिलेटेड, सेलर से रिलेटेड, कि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे डिमांड से रिलेटेड, तो जब भी आपकी यहाँ पे डिमांड हाई होगी, ठीक है, वो तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगी जब आपका यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होगा तभी आपकी क्या होगी, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक यहाँ पे होता है कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि एक कोई फार्मर है, उसने यहाँ पे ये देखा कि सप्लाई जो है वो टमाटर की बहुत ज़्यादा कम है और टमाटर का जो प्राइस है, उसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, क्योंकि उसका प्राइस यहाँ पे उसी की वजह से बढ़ गया है। ठीक है, डिमांड हाई है, इसी की वजह से इसका जो प्राइस है टमाटर का बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो अब वो यहाँ पे क्या करेगा कि आप सप्लाई करना शुरू कर देगा टमाटर को। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे यही सब चीज़ होती है आपकी, जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती है, कि डिमांड एंड सप्लाई को देख के हम लोग एक पर्टिकुलर गुड्स का या फिर एक पर्टिकुलर सर्विस का हम यहाँ पे प्राइस पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा लॉजिक बेस्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट पूछा है और इकोनॉमिक मॉडल के बारे में पूछ रखा है। तो इकोनॉमिक मॉडल बेसिकली यहाँ पे आपकी रियलिटी बताता है, जो भी आपका यहाँ पे इकोनॉमिक बिहेवियर प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा उसको यहाँ पे आप बोल सकते हो दर्शाता है या फिर बताता है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है दे इन्वॉल्व सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी वे में समझाने की अपनी तरफ से वो ट्राई करता है। ठीक है, जितने भी आपके इकोनॉमिक मॉडल हैं वो बेसिकली हर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ आप सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है कि दे रिप्रेजेंट दी होल और अ पार्ट ऑफ अ थ्योरी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे जो उसकी पर्टिकुलर की थ्योरी है, ठीक है, या तो कंप्लीट उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर वो उसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर डी आपको दे रखा है दे हेल्प इन गेनिंग एन इंसाइट इनटू कॉज एंड इफेक्ट, तो ये भी आपको पता ही है, ये भी एकदम करेक्ट है। और सी आपको दे रखा है देयर कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू इक्वेशन। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका यहाँ पे गलत हो गया, यही आपका क्या आंसर हो गया, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के थ्रू हम लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है चीज़ें। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, थ्योरी भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे प्रोसेसेस है वो सब भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इजीली बता सकते थे कि कौन सा आपका आंसर सही होने वाला है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली आपकी यहाँ पे क्या कंपनी होती है, आपकी ऐसी कोई कंपनी आप या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा कोई बिजनेस होता है जो कि आपके बहुत ज़्यादा ही शेयर होल्डर्स साथ में मिलके ओन करते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे जो उनके शेयर्स है, उस पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर है वो इजीली बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको यहाँ पे बेसिकली, कि यहाँ पे जो ये कंपनी है ये आपकी ओन्ड होगी मल्टीपल, ठीक है, शेयर होल्डर्स के साथ। ठीक है, मल्टीपल शेयर होल्डर इस कंपनी को यहाँ पे ओन करेंगे, ये आपकी पहली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि ये ईजी है इनके लिए बाय करना एंड सेल करना। ठीक है, शेयर्स को, तो आप इसको समझ सकते हो कि फ्री है इनके लिए। ठीक है, फ्रीली है मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलेंगे। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ऐसे कंडीशन में आपको लीगल असिस्टेंस तो चाहिए ही होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसका दूसरा आपको दे रखा है कि देयर इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ये भी आपके करेक्ट है, क्योंकि अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक एक्स पर्सन आता है और आपके पास एक कंपनी है ABC। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर है और यहाँ पे कोई एक्स पर्सन और आता है, वो भी यहाँ पे शेयर्स खरीद लेता है, वो भी क्या बन जाता है, एक शेयर होल्डर बन जाता है और वो भी यहाँ पे मिलके कंपनी को रन करता है। ठीक है, अब उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उस केस में जो आपका यहाँ पे एक्स पर्सन है यहाँ पे क्या करेगा, इन शेयर्स को बेच देगा और वो फिर उस कंपनी से वॉकआउट कर देगा। ठीक है, तो इस केस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी क्या एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये फ्रीली शेयर को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो इससे भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि लाइबल नहीं है शेयर होल्डर्स। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि इट हैज़ अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, तो ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल शेयर होल्डर्स है, तो यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, डेमोक्रेसी के हिसाब से लिया जाएगा। उसका लास्ट में आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में कि इट हैज़ अ कलेक्टिव ओनरशिप, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे मल्टीपल शेयर होल्डर्स मिल के ये कंपनी को चला रहे हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक कलेक्टिव ओनरशिप है, ठीक है। तो आपके ये सारे ऑप्शन क्या है, आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी के हिसाब से एकदम करेक्ट है, आपका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो हर एक में आपको टोटल यूटिलिटी दे रखा है, तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल यूटिलिटी बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई एक कस्टमर है, ठीक है, उस कस्टमर को कोई भी यहाँ पे गुड या फिर कोई भी सर्विस मिलती है, तो जब उसको वो कंप्लीटली यहाँ पे क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है या फिर आप बोल सकते हो यूज कर लेता है, तो उसके बाद जो उसको ओवरऑल कंटेंट मिल रहा है उस चीज से, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अब देखो जब भी यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी ना, तो उस केस में आपका जो यहाँ पे हम बात करते हैं जब भी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो आपका वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। मतलब कि जब भी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, ठीक है, यूटी टोटल यूटिलिटी जब भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी, तो जो आपकी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे वो जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है वो तो क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है, यहाँ पे एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पे ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला है। फिर अगली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जब भी वो डिक्रीज में होगी, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, तो ये भी एकदम करेक्ट है। और जब भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों इसके पर्टिकुलर चीज़ के यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो आपको यहाँ पे कंडीशंस आप इसको मान सकते हो, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इन दोनों के टर्म्स में। तो जो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल एंड एवरेज यूटिलिटी आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे जो ऊपर के तीन ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, सब प्राइम क्राइसिस इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। तो देखो सब प्राइम क्राइट जो आपका यहाँ पे क्राइसिस है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, ठीक है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ये आपकी क्या है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होगी, और ये आपकी स्टार्ट हुई थी आपकी 2008 में, ठीक है, स्टार्ट इन 2008। और ये बेसिकली यहाँ पे कौन फेस करता है, ये आपके यहाँ पे फेस करते हैं मोर्टाज, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मॉर्टगेज आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पे पैसे देती थी यहाँ पे शुरू में, आपको जैसे मान लो कोई फ्लैट लेने के लिए, होम लेने के लिए, तो वो आपकी यहाँ पे इन सब ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती थी, ठीक है। पर अभी के टाइम में आप ये इंडस्ट्री को नहीं देख रहे होगे कि यहाँ पे प्रेजेंट भी है, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी कोई इंडस्ट्री प्रेजेंट भी है, क्योंकि हर कोई अब यहाँ पे बैंक से ही ले लेता है लोन, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन, क्योंकि एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इकोनॉमिक रिसेशन है आपका यहाँ पे सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है, जो कि आपका 2008 में शुरू हुआ था और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यहाँ पे आपका शुरू हुआ था ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस पोस्टुलेट्स दैट इंडिविजुअल कंजम्पशन इन एनी टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज कैपिटल एंड एज ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया, आपको पूछा कि इनमें से कौन से हाइपोथेसिस की ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना आते नहीं है अब, ठीक है, रेयर क्वेश्चन हो गया अभी, क्योंकि आप देखोगे 2019 में आपको यहाँ पे सेपरेट पैटर्न होता था, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न था, तो आपको उस टाइम पे अच्छे क्वेश्चन आप बोल सकते हो इकोनॉमी के, जो डीप क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते थे। पर आप अब यहाँ पे आप देख रहोगे कि यहाँ पे सेम टाइप की, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हर साल पूछे जाते हैं, जो कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए, जो आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है ये आपकी रिलेटेड होती है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से, और ये आपका यहाँ पे दिया था एंडो एंड मॉडिग लानी ने, ठीक है, मॉडिग लियानी, इन दोनों ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर हाइपोथेसिस दिया था। बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ज़्यादा इस पे फोकस आप, मैं बोलूँगा, अपनी तरफ से मत करना। जो अभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हमने अभी बाकी सब भी डिस्कस भी किए थे, डिमांड से रिलेटेड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट से हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल बैंक, मनी, टैक्सेस, ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका कर्व हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
और जो ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ और आर करेक्ट, ठीक है? तो देखो पहली आपको यहाँ पे दे रखी है कि इन्फ्लेशन इन इंडिया कंटिन्यूड टू बी मॉडरेट ड्यूरिंग 2017 से 18। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपकी कि उस टाइम पे जो आपका इन्फ्लेशन था वो यहाँ पे मॉडरेट इन्फ्लेशन था, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है देयर आर सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फूड इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली पल्सेस एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग द पीरियड। तो यहाँ पे ये क्या आपके यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, ठीक? तो अभी भी मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये भी आपका ओल्ड क्वेश्चन है, तो आपको अगर फोकस करना है तो अभी लेटेस्ट जो आप हमारा अभी आया है, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी बात की है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अगर मान लो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे जो प्रेजेंट में हो रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए ही क्या है यहाँ पे सिर्फ करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, पर मैं यहाँ पे अभी भी ये बोलूँगा कि 2019 वाले जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप मैं यहाँ पे ये बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे इन पे ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है? आपको जिस पे फोकस करना है यहाँ पे वो इस पर्टिकुलर वीडियो में वो आपके रहने वाले हैं 2020 से लेके अबव के जो हमने ईयर वाले क्वेश्चन किए वो, और पिछली वीडियोज़ में हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो अभी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपके यहाँ पे सेम टाइप के टॉपिक से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको उन टॉपिक्स को सबसे पहले करना है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वो। और यहाँ पे लाइक कर देना वीडियो, और कैसा लगता है आप वो भी कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट होता है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमने इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ ही अपने इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज़ हमने पिछले 5 साल के सीडीएस के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट्स कर देना ज़रूर, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।